नमस्कार। मीट के कारोबारियों के सबसे बड़े षड्यंत्र के खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, मांस के कारोबारी देश को दगा देते रहे और राजनीतिक संरक्षण सहित कई स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और अदालतों के ढीले रवैये के कारण मीट कारोबारी अभी तक अपनी चमड़ी बचाने में सफल रहे हैं। षड्यंत्र के इस खेल में कश्मीर घाटी की सिक्योरिटी एजेंसियां, मीट कारोबारी, हवाला कारोबारी, खाड़ी देशों तक के षड्यंत्रकर्ता इस षड्यंत्र में शामिल रहे। इसका खुलासा मीट कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों के बाद हुई जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ। आयकर विभाग ने उच्चाधिकारियों को भेजी अपनी गोपनीय रिपोर्ट में कहा कि इन कंपनियों ने 1200 करोड़ रुपए नकदी को कहां खपाया, इसका जांच में अभी तक पता नहीं चल पाया है। इतना ही नहीं, कंपनियां कश्मीर की निजी सुरक्षा एजेंसी यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की सेवाएं ले रही थी, जिनकी भूमिका संदिग्ध है। आयकर विभाग ने दिसंबर 2022 में बरेली के मारिया ग्रुप, रहबर ग्रुप, अल सुमाना ग्रुप और लखनऊ और उन्नाव के रुस्तम ग्रुप और आगरा के HMA ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा। यहां मिले दस्तावेजों की करीब 1 साल तक हुई गहन पड़ताल में सामने आया कि संभल के प्रवीण रस्तोगी ने मीट कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 524 करोड़ रुपए नगद दिए। रहबर ग्रुप की 68 करोड़ की काली कमाई का भी खुलासा हुआ। इसके साथ ही रुस्तम ग्रुप का 535 करोड़ रुपए और मारिया ग्रुप की 102 करोड़ रुपए की बोगस बिक्री का भी पता चला। आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1200 करोड़ रुपए की इस रकम को संदिग्ध गतिविधियों में खपाने की आशंका जताई। मामला यहीं तक नहीं रुका। जम्मू कश्मीर से जुड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा कई अन्य मीट कारोबारियों को भी सुरक्षा दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। असल में ये नेटवर्क आतंकियों को पालने पोसने में लगा था, ऐसा सूत्रों का दावा है। इसके जरिए मीट कारोबारी भारत की अखंडता और उसकी संप्रभुता को तोड़ने के लिए देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त पाए गए। मारिया, रुस्तम और रस्तोगी ग्रुप ने कश्मीर के रजौरी की खान सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की सेवाएं ली। असल में इन सब के ज्यादातर कर्मचारी कश्मीरी युवा हैं, जिनमें से अधिकतर की गतिविधियां अभी तक की जांच में संदिग्ध पाई जा रही हैं। आगरा के MHA की ग्रुप की सुरक्षा का काम जाफरान चौधरी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान गार्ड फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज, सुभाना सिक्योरिटी सर्विसेज और एशिया ग्रुप सिक्योरिटी को दिया गया। हिंदुस्तान गार्ड के मालिक जफर इकबाल और सुभाना चौधरी सिक्योरिटी के मालिक आबिद अली का कश्मीर के पुंछ में कार्यालय है। इसके जरिए देश के संवेदनशील इलाके के संदिग्ध कश्मीरी युवाओं को सुरक्षा का काम देने का मामला बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सैलरी के नाम पर ऐसे संदिग्ध कश्मीरी युवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का कैश ट्रांजैक्शन कश्मीर में भेजना भी एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा है। आयकर विभाग ने तमाम बातों का खुलासा किया है और इस षड्यंत्र की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मीट कारोबारियों की फैक्ट्री और आवास पर सुरक्षा का काम यही संदिग्ध कश्मीरी युवा कर रहे हैं, जो एक और बड़े षड्यंत्र की ओर खुलासा करता है और यह इशारा भी करता है कि एक कोई षड्यंत्र है जिसे रचा जा रहा है। पूरे घटनाक्रम से लगता है कि मीट कारोबारी भी शुरुआती रजामंदी के बावजूद इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड के मोहरे बन चुके थे। यह मास्टरमाइंड कौन है? क्या यह पाकिस्तान की ISI है या खाड़ी में बैठे कट्टर इस्लामिक चरमपंथी हैं या फिर दोनों? यह अभी भी जांच का विषय है। आप चौंकिए मत, अभी और खुलासे होने हैं। ऐसे तथ्य सामने आने के बाद आयकर विभाग ने इन सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में और भी सुराग जुटाए तो बड़े पैमाने पर देश को तोड़ने वाली गतिविधियां भी सामने आने लगी।
करोड़ों अरबों रुपए की ये रकम जमाते उलमाए हिंद और देवबंद जैसे संगठनों को भी भेजी गई। 40 देशों में भैंस का मांस निर्यात करने वाली आगरा की एमएचए एग्रो की गतिविधियां तो और चौंकाने वाली हैं। आगरा की एमएचए एग्रो की जांच में सामने आया कि कंपनी ने एक अरबी अनुवादक भी रखा है जो खाड़ी देशों के कुछ खास लोगों के संपर्क में लगातार बना रहता है। आगरा के एमएचए एग्रो संचालक आगरा के पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो हैं। इससे साफ है कि कंपनी अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए स्थानीय पुलिस, राजनीतिक संरक्षण, इस्लामिक चरमपंथियों के जरिए भारत के सपोलों को पालती है जो देश को तोड़ने में लगे हैं। इसके अलावा अभी तक की जांच से साफ है कि लाल मीट के काले कारोबारी खुफिया एजेंसियों को भी चकमा देने में लगे रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात पर संदेह जताया है कि इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सहित खाड़ी देशों की चरमपंथी भी हो सकते हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरे का बड़ा सबब बन सकता है। लिहाजा अब यह जांच एनआईए को भी सौंपी गई है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी रिसर्चर के तौर पे और AK जैन साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, पूरा मामला आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ कैश कारोबार का पैसा जो आयकर एजेंसियों ने पता लगाया वो कश्मीर भेजा जाता रहा। कश्मीर भी कैसे भेजा जाता रहा, वहाँ के लड़कों को यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी के लड़कों के नाम पे भर्ती किया गया, उनके नाम पे पैसे दिए गए करोड़ों में, और जो टोटल आंकड़ा आ रहा है 1200 करोड़ रुपए जिसकी आवाजाही हो रही है कश्मीर घाटी तक, उसके लिंक कहाँ निकल रहे हैं, खाड़ी देशों तक। तो क्या यह बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है जैन साहब? नहीं, देखिए, जब भी इतने बड़े कारोबार होते हैं तो इसमें राजनीतिज्ञों का भी पैसा लगता है, संरक्षण भी होता है, और जो ये बड़े पैमाने पे गतिविधियां हैं, जिस पैमाने पर ये फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और धनराशि अर्जित कर रही हैं, ये इसका पूरा खाता जो है पूरा इनका खंगाला जाना चाहिए। कितनी इनकम हुई, कहाँ वो खपाई गई, कहाँ पर वो दी गई, क्या डोनेशंस दिए गए तो किनको दिए गए, और कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज का यहाँ डिप्लॉयमेंट बरेली में, लखनऊ में, उन्नाव में, आगरा में, ये समझ के बाहर है। वहाँ के यूथ यहाँ पर क्यों लाए गए, क्यों उनको यहाँ पे जॉब दिया गया, क्या कोई वो विशेष कोई प्रशिक्षित थे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। यहाँ पर एक से एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज यूपी में मौजूद हैं और उनको ये कार्य दिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि कश्मीर से यहाँ पर लाकर दिया गया है। तो इसका मतलब है, ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और कौन लोग इसके पीछे हैं, या तो इन युवकों के माध्यम से पूरी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, कुछ वहां से धनराशि निकाली जा रही है। ईडी वगैरह को, इसमें एनआईए को, सबको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और इन्वॉल्व कर लिया गया है। लेकिन दो बड़े सवाल है जैन साहब कि अगर इन मालिकों का, जो एक कंपनियां बताई जा रही हैं जो मीट का आयात निर्यात करती हैं, इनके मालिक अपनी निजी सुरक्षा में लगाए हुए थे इन युवकों को, मतलब उनके घर की भी चौकीदारी यही युवक कर रहे हैं कश्मीरी, और उनकी भी निजी सुरक्षा में भी ये युवक तैनात हैं। ऐसा तो नहीं कि ये पूरे कारोबारी ट्रैप हो चुके थे, मोहरे बन चुके थे? हो सकता है घर की सुरक्षा कराया जाना, ये मेरी समझ के बाहर है कि घर की सुरक्षा के लिए कश्मीर सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ अलाउ कैसे किया गया, ये जिला प्रशासन की जानकारी में रही होंगी। क्यों ये कहाँ से लाए गए, क्यों लाए गए। एक पसारा नंबर होता है जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ से सिक्योरिटी एजेंसी के रजिस्ट्रेशन का मिलता है, वो यहाँ का है, JNK का है, कहाँ का है, कब दिया गया, और घरों की सुरक्षा को उनके द्वारा देखा जाना, ये इसको पूरे प्रकरण को और संदिग्ध बनाता है कि ऐसा क्यों किया गया है जी। क्या उनको बिल्कुल कब्जे में लेके कारोबार कराया जा रहा था,
ये सब चीजें जो हैं, जब एनआईए और ये सक्षम एजेंसीज हैं जब जांच करेंगी, क्योंकि इनकम टैक्स के ये दायरे में नहीं आता है। इनकम टैक्स में तो पकड़ लिया कि 1200 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। जी तो जी आगे की मेरे ख्याल से जो जांच है वो एनआईए है, आईबी है, रॉ है, ये एजेंसीज ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगी और निकाल सकेंगी कि इसके पीछे कारण क्या क्या है। जी। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन कौशिक जी, बताया जाता है आयकर विभाग छापा मारता है, 1200 करोड़ रुपए उसको पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद उसने बाकी एजेंसियों को भी ये जानकारी शेयर की। अब एनआईए के पास भी जांच पहुंच चुकी है। 2022 में छापा मारा गया। मालूम चला कि इन गतिविधियों में बसपा के पूर्व विधायक भी शामिल हैं, जो आगरा के पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो हैं। ऐसे में क्या लगता है कि देश को तोड़ने वाली शक्तियां कितनी हावी हो चुकी थी कि नेता भी शामिल है, भ्रष्टाचार में छोटे छोटे अधिकारी भी शामिल है, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, और बिना राजनीतिक संरक्षण के पनप रहे हैं ये लोग। आपको बता देता हूं इन कंपनियों के नाम दोबारा, कि संभल के एक प्रवीण रस्तोगी हैं। इनकी कंपनी के माध्यम से 524 करोड़ रुपए नगद दिए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। रहबर ग्रुप की कंपनी है, 68 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ काली कमाई का। रुस्तम ग्रुप के 535 करोड़ रुपए और मरिया ग्रुप की 102 करोड़ रुपए की बोगस बिक्री का भी पता चला। इतना बड़ा घोटाला होता रहा है, उसके बाद भी अभी खुल के इनके मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो क्या विदेशी एजेंसियों के बिना इन्वॉल्वमेंट के सब हो रहा है, या कोई एक बड़ी साजिश हो रही है जिसकी ओर हम लोग भी इशारा कर रहे हैं? तमाम अखबारों में भी एक खबर छपी है। जी सर, थैंक यू। मैं थोड़ा सा मुझे हटके जवाब देने दीजिए। कारण उसका यह है क्योंकि मैं अगर इसको सिर्फ और सिर्फ 1200 करोड़ का मामला देखूं और मीट कारोबार देखूं, तो मुझे, अगर इसमें कश्मीर का नाम इन्वॉल्व नहीं होता तो मैं इसे केवल और केवल 1200 करोड़ का घपला मानता, क्योंकि इसमें केवल और केवल कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू मान रहा हूं। लेकिन हम एक चीज इसमें से थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर पाए, वो ये कि इन कंपनियों ने अरबी ट्रांसलेटर रखे हुए थे जो सीधे अरब देशों से बातचीत कर रही। इस चीज ने इस मामले को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, इंटरनेशनल लेवल या जियो पॉलिटिकल इशू की फॉर्म में इसे कनेक्ट कर दिया। पॉसिबली ये कहा जा सकता है कि जो अरब ट्रांसलेटर इसलिए था क्योंकि अरब के व्यापारियों से बात कर सके, लेकिन मेरा मानना ये है अरब ट्रांसलेटर की इतनी कोई खास वहां पर जरूरत पड़ती नहीं है। रीजन उसका ये है क्योंकि अरब कंट्रीज में इंडियंस इतने सारे हैं कि पॉसिबली अरब पॉपुलेशन से ज्यादा वो इंडियंस होंगे, तो एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। वहां ट्रांसलेटर बैठेगा तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा कंपैरेटिवली वो ट्रांसलेटर यहाँ बैठा, मेरा अनुमान। तीसरी चीज, अब सर इसे कनेक्ट करके देखिए, मैं आईएसआई के एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके अंदर आईएसआई ने एक डिस्कशन ये की, एक सोचा ये कि आईएसआई पाकिस्तान से पैसा या डॉलर या हथियार क्यों खरीदे। असलियत में इंडिया को बर्बाद करना है तो इंडिया के अंदर से ही पैसे की उगाही की जाए और पैसे को सर्कुलेट किया जाए। इसको थोड़ा सा अगर हम सोचें तो पाकिस्तान ने गेम खेला था, ये तो हम नया देख रहे हैं। गेम क्या था? अफगानिस्तान से ड्रग आएगी, उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसको प्यूरिफाई, जो भी करना होता है वो करेंगे। उसके बाद उस ड्रग्स को पाकिस्तान को पंजाब भेजेंगे, पंजाब से जो ड्रग्स पैसा है जनरेट करेगी वो पैसा कश्मीर जाएगा, लड़कों को पत्थर फेंकने से लेकर दूसरी जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए, और हथियार जो थोड़े बहुत भेजने हैं वो उसी पैसे को पाकिस्तान मंगवा के हथियार मंगवा लिए। अब सर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इंडियन गवर्नमेंट बहुत तगड़े तरीके से ड्रग्स और टेररिज्म के पीछे पड़ी हुई है, ब्लैक मनी के पीछे। सर वो जो इंजीनियर राशिद गिरफ्तार हुआ था वो इसी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार हुआ था, जब एक एक करके सबकी गिरबान पे हाथ पहुंचने लगे। लेकिन जब ये मनी ट्रेल होता है ना, तो सिर्फ अकेला एक ही नहीं होता, बहुत बड़ा जाल होना चाहिए। उसी जाल का एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर क्रिएट किया गया, खासकर उन व्यापारियों के
जो जिनके व्यापार, और मेनली एक ऐसा व्यापार जिसे नॉर्मली कोई हिंदू व्यापारी नॉर्मली नहीं करेगा, ऐसा व्यापार चूज करने के पीछे का बड़ा रीजन ताकि इनको इजीली टारगेट किया जा सके, इनको इजीली घेरा जा सके, इनको धर्म के नाम पर और दूसरे नाम पर लगाया जा सके। जैसे मारिया से लेकर, रहबर से लेकर, अल समाना से लेकर, रुस्तम से लेकर बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो लगभग सारे के सारे मुस्लिम ग्रुप हैं, और इन सबका व्यापार, और एक ऐसा व्यापार मास मीट का, एक्सपोर्ट का व्यापार जो है वो अरब कंट्रीज को होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और, कोई बहुत बड़ी कंपनी को अगर इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी कंपनी काबू में नहीं है। छोटे व्यापारी को इन्वॉल्व किया जाए, उसके आसपास अपने लोग बिठाए जाए जो कि कश्मीरी युवा हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स के नाम पर, और उनको रेगुलेट किया जाए, उनको भी बेनिफिट दिया जाए और उनके कंधे पर बंदूक रख के अपने बेनिफिट्स को लिया जाए। तब देखिए, हर चीज गोली चलाना नहीं होता, कई बार कुछ इंफॉर्मेशन जुटाना भी होता है। कुछ इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट एजेंसीज से निकलती है, गवर्नमेंट के मामले में, एजेंसीज के मामले में, इन सब से निकलती है, लेकिन बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी के अलावा ग्राउंड लेवल सिचुएशन के लिए भी होती है। तो शाहीन बाग का मामला है, हम लोग आज तक ढूंढ रहे हैं उस शाहीन बाग में इतना सारा पैसा खर्च हुआ, 3-4 महीने तक लाखों की तादाद में औरतें वहां बैठी रही, यहाँ तक आरोप था कि उसमें पैसे मिल रहे थे, खाना पीना, टेंट तक उसे लेकर एयर कंडीशन तक वहां पर लगे हुए दिखाई देते। सर, आज तक समझ में नहीं आया वो पैसा कहाँ से आया। कश्मीर से अगर डायरेक्ट आया हुआ होता तो शायद कुछ और होता, पॉसिबली ये वाला चैनल तो नहीं। सर, 1 सेकंड के अंदर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये वाला चैनल तो नहीं। सर, यूपी में 8,000 से ज्यादा मदरसे इलीगल पाए गए हैं, उनको फंडिंग कहां से आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो फंडिंग अरब कंट्रीज से आ रही थी, उस बहुत सारी फंडिंग को इलीगल मास बेचने, खरीदने या जो भी है उसके नाम पर सर्कुलेट करवा दिया जाता और वही खातों में हेरफेर कर दी जाती है। शायद केवल और केवल ये 1200 करोड़ का मामला है, मुझे तो ऐसा लगता है एक मामला कहीं ज्यादा जीरो बढ़ी हुई नजर आई। हरिमोहन कौशिक जी, आप बेहद गंभीर बात बता रहे हैं। जैन साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि 2022 में जब छापा पड़ा तभी यह मामला आया होगा? पहले भी आप खुद भी डीजीपी रहे हैं, क्या इस तरह के मीट कारोबारियों के ऊपर निगाह रखी जाती है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मीट कारोबारियों पर निगाह रखी जाती है। हैं, बड़े कारोबारी हैं यूपी में, मेरठ में हैं, हापुड़ में हैं, अन्य स्थानों पे हैं, उनके ऊपर सतर्क दृष्टि अवश्य रखी जाती है कि कोई इलीगल स्लॉटरिंग तो नहीं हो रही है। पर ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला के उद्देश्य से मेरे ख्याल से यूपी पुलिस तो कम से कम कोई निगाह नहीं रख रही थी, और इनकम टैक्स या और एजेंसीज निगाह रख रही हो तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पर यह है कि यूपी में हैं बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं, उनमें इलीगल स्लॉटरिंग तो नहीं हो रही है तो कौन करवा रहा है, उसमें वेटनरी डॉक्टर्स का क्या रोल है, इस सब पे के ऊपर निगाह रखी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट देखती है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है पावर में और कौन सी गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है, ये सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। और रखा भी जाना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा अनाप शनाप पैसा है इस बिजनेस में। ये बिजनेस खैर इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है स्टेट की, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ता है। हजारों करोड़ का बिजनेस है ये साल का यूपी जैसे बड़े स्टेट के लिए। पर यह है कि निगाह तो रखी ही जानी चाहिए, पर ये इस प्रकार की निगाह की कोई ऐसा कभी आया नहीं, मेरी जानकारी में कभी नहीं आया कि कोई मीट कारोबारियों के संबंध कोई कश्मीरियों से या आईएसआई से या किसी से निकले हों, वरना इन पे सख्त कार्रवाई की गई होती। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसा सिस्टम यूपी में नहीं है जो इस तरह के लोगों के ऊपर चेक कर सके? नहीं, मैं 2015 में था डीजीपी जी, तब तक का मुझे ध्यान है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा था कि कोई ये इनके ऊपर निगाह रखी जाए डे टू डे बेसिस पे कि इनके किन से संबंध हैं, क्या हैं। लोकल बेसिस पे इनको डील किया जाता था, देखा जाता था कि स्लॉटरिंग जो हो रही है वो किन एनिमल्स की हो रही है, छोटे जानवरों की हो रही है, बड़ों की हो रही है, और कितनी हो रही है, कितनी परमिसिबल लिमिट है।
हाइजीन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां पे वेटनरी डॉक्टर्स हैं कि नहीं हैं, वो अपने कार्य का अंजाम ठीक से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो डिस्पोजल है वेस्ट मटेरियल का, वो उसमें प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसको लेकर अक्सर जो आसपास के गांव वाले हैं और निवासी गण हैं वो भारी विरोध करते थे। तो इन सब बातों पे निगाह रखी जाती थी। लेकिन आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था, जैसे हवाला कारोबार टाइप के मामलों में। नहीं, मैं नहीं समझता। हवाला कारोबार वगैरह देखने के लिए यूपी में एटीएस के चार्टर में है। एटीएस का गठन हो गया था 2007-8 में जी। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो एटीएस के द्वारा मेरे भी संज्ञान में लाया गया होता, पर ऐसा नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की कोई रिपोर्ट्स आई कि इनके कोई आईएसआईएस से संबंध है, आईएसआई से संबंध है और कहीं फॉरेन फंडिंग हो रही है। ये तो हो ही सकता है कि मदरसों में पैसा दे रहे हों, अनाथ आश्रमों में पैसा दे रहे हों और मस्जिदों में दे रहे हों निर्माण कार्य के लिए। ये तो ये लोग जो बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं ये खुलकर करते ही हैं यूपी में करते हैं। बड़ी बात आप बता रहे हैं जैन साहब। हरिमोहन कौशिक जी, ये लोग इस तरीके की एक नेटवर्किंग करते थे जो सरकारी एजेंसियों के नज़र में पहली बार आया, लेकिन वो इतना बड़ा मामला नहीं दिखा था। अब चूंकि आयकर विभाग ने एक एक परत खोलनी शुरू की है, प्याज की परत की तरीके से एक के बाद एक परत निकल रही है और मालूम चल रहा है मामला बहुत बड़ा है। और जब ये पता चलता है कि जो मीट कारोबारी हैं, जो इस धंधे के मालिक हैं, वह भी एक तरीके से कश्मीरी सिक्योरिटी एजेंसीज के संदिग्ध युवाओं के कंट्रोल में थे। ये कंट्रोल में इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, कि उनका घर भी उनकी निगरानी में था, वो भी निगरानी में थे। इसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि अब आने वाले समय में क्या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या किया जाएगा, या कोई मैकेनिज्म बनेगा जो स्टेट लेवल पे हो? जी सर, मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा हटके जवाब ये देना चाहता हूँ कि अगर ये मामला सिर्फ इनकम टैक्स का होता तो उसमें या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता, क्योंकि तो जितनी कार्रवाइयां हम देखते हैं इनकम टैक्स ऑफिस की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इनकम टैक्स सिर्फ इनकम के डिस्कशन करता है। उसे अरबी कोई ट्रांसलेटर रखा हुआ है या कोई कश्मीरी सिक्योरिटी एजेंसी से हेल्प ली जा रही है, इससे कोई खास लेना देना होता नहीं। वो कहता खर्चा कितना हुआ, आमदनी कितनी थी, मुझे मेरा इनकम टैक्स का हिसाब देता। तो जो इंफॉर्मेशन छपी है वो इनकम टैक्स वालों से तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से वो इंस्पेक्ट करेंगे या जो भी छापेमारी। ईडी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी ट्रेल को पकड़ती है और मनी ट्रेल के अंदर कहां से कौन सा पैसा गया, किसको गया, ये सब चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ईडी की, लेकिन वो ईडी जिस तरीके से काम करती है कि ये सारे मतलब जिस तरीके से कि ये सिक्योरिटी एजेंसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ये सिक्योरिटी से जब जुड़ता हुआ मामला लगता है तो असलियत में अगर हम ये सोचते हैं कि ईडी ने ये छापा जो है वो पहले शुरुआत करी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था कि ट्राइंगल है, डेडली ट्राइंगल जिसे हम कहेंगे, कि ड्रग्स, ब्लैक मनी और टेररिज्म का। जब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके पीछे पड़ी हुई थी और कश्मीर के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रही थी, पॉसिबली वहां से उन्हें कोई सुराग मिला था, पॉसिबली, जो कि हमारी जो एक सेंट्रल एजेंसी था उनको भेज दिया गया और ये कहा कि इसकी थोड़ी जांच करवाई। पॉसिबली वहां से जो इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, यहाँ पर कोई सबूत नहीं है, ना ही कभी आने वाला, लेकिन मुझे ट्रैक जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है। हरिमोहन कौशिक जी, एक बड़ा सवाल, तमाम आरोपी पकड़े जाते हैं, सीधे देशद्रोह का मामला बनता है, क्या सरकार कोई मिसाल कायम करने में अब तक नाकाम नहीं साबित हो रही है? कोई मिसाल कायम नहीं कर पा रही है ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के मामले में? सर, मेरे हिसाब से सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे इस चीज को कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे मामले में ढोल पीटने से अच्छा जितना ज्यादा उसे सीक्रेट रखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है
ढोल पिटने से जो बाकी जिन तक गर्दन पर हाथ पहुंचने वाले हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने जो बीच के रास्ते हैं उन्हें काटना, वो जो बीच की कड़ियां उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो सीक्रेटली काम अगर हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली ढोल पीटने। चलिए जैन साहब, जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे, क्या सरकार अभी तक मिसाल कायम करने में नाकाम रही है देशद्रोही तत्वों पे? चूंकि एक के बाद एक नाम आते हैं कि ये भी देशद्रोह के मामले में शामिल है, फिर उसका राजनीतिकरण हो जाता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को, अदालतों को कार्रवाई करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। आप ऐसा मानते हैं जैन साहब? नहीं, ये जब ये साबित हो जाएगा कि ये पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा है, ये पैसा गलत हाथों में गया है, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो उसमें विलंब नहीं होगा। तत्काल एफआईआर होंगी और तत्काल इसमें कार्रवाइयां होती रहेंगी। देखिए, बहुत बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ का। इस प्रकार के बहुत से तत्व यहाँ पे पिछले कई दशकों से पलते रहे हैं। इन सबको बिल्कुल जड़ से समूल इनका नाश करना, इनको तबाह करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। सब फर्जी कंपनियां हजारों में चल रही थी, जो कि सब बंद की गई हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी बड़े पैमाने पे। पीएमएलए एक्ट के तहत लाख करोड़ के ऊपर की संपत्तियां और धनराशि जब्त की है ईडी ने। इसका इम्पैक्ट है, और अभी तो ये लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे ही साबित हो जाएगा, एनआईए राइट एजेंसी है, उसके लिए तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी और कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।